नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रेविटा इंडिया के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल और स्टॉक के टेक्निकल्स दोनों को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो में अंत तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो शुरुआत करेंगे मंथली चार्ट से। अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है 2022 में और ये काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन के बाद भी ब्रेकआउट दिया है और ये काफ़ी लंबी रैली के बाद भी अभी करेक्शन है। तो करेक्शन चालू हुआ है मार्केट के साथ में और अभी आप देखिए तो मंथली कैंडल पे डोजी बना रहा है, बट जो है रेड कैंडल भी क्लोज होगा या ग्रीन कैंडल में, ये हमें मंथ एंड भी पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी बड़ी जो है रैली के बाद में अभी करेक्शन आगे भी रह सकता है। वीकली चार्ट पे आप चलते हैं तो यहाँ पे जो है स्टॉक का सपोर्ट है 1114 का। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने और इस सपोर्ट को अभी ब्रेक भी किया है, यहाँ पे विक बनाया है। तो ये जो सपोर्ट है 1555 के समथिंग और ये वाला जो सेकंड सपोर्ट है यहाँ पे जो है 1300 का सपोर्ट है। तो यहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा कंसिडरेट किया है, बट ये जो दो सपोर्ट है ये काफ़ी वीक सपोर्ट है। बट ये जो 1114 का सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे काफ़ी बार स्टॉक ने जो है रेजिस्टेंस लिया है अपना। डेली चार्ट पे चलते हैं तो अभी देखिए तो स्टॉक में गिरावट है और गिरावट क्यों है, तो जब गिरावट चालू हुई है मार्केट के साथ में गिरावट चालू हुई है तब जो सभी स्टॉक्स थे 15-20% आराम से करेक्ट हुए थे। उसके बाद Q1 रिजल्ट पे गिरावट है, फिर उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा यहाँ पे चलना शुरू किया है। यहाँ पे जो स्टॉक चैनल में चल रहा था और इस चैनल का भी स्टॉक ने जो है ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पे Q2 रिजल्ट में। तो Q1 और Q2 रिजल्ट जो है वो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आए हैं। अब इसकी हम फाइनेंशियल्स की आगे बात करेंगे तो अभी स्टॉक में जो है करेक्शन चालू है और निफ्टी भी अभी जो 21,800 तक जा सकता है। एफआईएस लगातार सेल कर रहे हैं तो ये स्टॉक भी उसके साथ ही करेक्ट हो सकता है, मार्केट के साथ करेक्ट होकर 1114 पे आ सकता है। अभी इसका जो पी है तो मैक्स पी अगर आप देखते हैं तो 22 का मिडिल पी रहता है रहा है और अभी 41 के पी पे चल रहा है और हमेशा जब इसका पी हाई हो जाता है तो काफ़ी बड़ा करेक्शन आता है पी में। तो यहाँ पे अभी पी को भी और करेक्ट होना चाहिए और रिसाइकलिंग स्टॉक है, इतने ज़्यादा हाई पी पे चलते भी नहीं है। तो 41 के पी पे ये अभी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ से करेक्ट होकर 1114 पे आएगा तो अभी करंट ईपीएस के साथ में 28 के पी तक आ सकता है, जो कि जो है सही वैल्यूशन होगी इसकी तब। तो आप 1114 तक आने का वेट कर सकते हैं। अब Q1 और Q2 रिजल्ट में क्या है कि इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया, उसकी बात करते हैं। तो देखिए Q2 और Q3 रिजल्ट, सॉरी, तो Q2 रिजल्ट में 10% की ग्रोथ है और Q3 में 31% की। तो यहाँ पे आप देखिए तो सितंबर के जो रिजल्ट थे हमेशा 20% से ऊपर की ही एटलीस्ट यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ थी और जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट थे यहाँ पे 31% की ग्रोथ है, बिकॉज लास्ट ईयर का जो बेस ईयर था वो वीक था, वहाँ पे 4% की ग्रोथ कम हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा है। अब यहाँ पे भी आप देखिए तो दिसंबर क्वार्टर में 40% के आसपास यहाँ पे इनकी ग्रोथ रहती थी, जो कि अभी 31% है एंड एक्चुअली यहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो अगर आप एवरेज देखें तो बेस ईयर से ज़्यादा है 31% इसलिए, बट अगर आप देखें तो यहाँ पे और ज़्यादा होना चाहिए था, तब हम इस जो है रिजल्ट को अच्छा मानते। वही मार्जिन भी जो है वो Q2 में 7% है, जो ईयर और ईयर पे कम हुआ है और जो दिसंबर क्वार्टर का मार्जिन है वो 8% का है, जो ईयर और ईयर पे कम है और स्टैंड अलोन में ये क्वार्टर में भी कम है। तो यहाँ पे मार्जिन पे और सेल्स में दोनों में थोड़ा प्रेशर है। तो यहाँ पे रेवेन्यू और मार्जिन कम होने का रीज़न है कि जो रेड सी कॉन्फ्लिक्ट था तो वहाँ से थोड़ा लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आया था, इसलिए जो है सेल्स कम हुई थी। वही मार्जिन में जो प्रॉब्लम है वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो इनका डोमेस्टिक स्क्रैप है वो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। तो यानी कंपनी की डिमांड है रिसाइकलिंग बिजनेस की, बट यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही है कि आप इंडिया में ही जो है रिसाइकिल करो, बाहर से मत लेके आओ जो है स्क्रैप। तो इंडिया में ज़्यादा इनको स्क्रैप मिल रहा है और जबकि बाहर से लाके इंडिया में सेल करने में इनको ज़्यादा मार्जिन बचता है। तो लेकिन जो डोमेस्टिक जो इनका स्क्रैप है, जो प्रिक्योरमेंट है, वो लास्ट ईयर डोमेस्टिक 44% थी और इस लास्ट ईयर 22% के आसपास थी, इस बार 44% यानी 50% ईयर और ईयर पे ग्रोथ हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे मार्जिन पे इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड इस बार डोमेस्टिक ज़्यादा रहा है तो इस वजह से लास्ट ईयर जो है एर्बिट्रेज बेनिफिट मिला था कंपनी को, यानी कि बाहर से सस्ते में स्क्रैप खरीद के उसको इंडिया में ला के रिसाइकल करके ज़्यादा महंगा बेचा था। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा मार्जिन पे दिक्कत है। बाकी आप इनका जो जो मैनेजमेंट ने कहा है कौन कौन में, तो 2028 तक का विजन है कि वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी 25% की। तो यहाँ पे आप देखो तो कंपनी ने ये भी कहा है कि किसी क्वार्टर में 35-40% होगी, किसी क्वार्टर में 15-20%। तो जो लेकिन एवरेज आपका ईयर और ईयर पे रहेगा वो 25% तक का आपका 2028 तक का एवरेज रिटर्न जो है ग्रोथ रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 35% की रहेगी। तो यहाँ पे मार्जिन जो है कम है, बट उसको जो कंपनी ऑफसेट करने के लिए क्या प्लान्स कर रही है, इसको ऑफसेट करने के लिए कंपनी जो है अपने ओवरसीज़ बिजनेस को जो है आगे और एक्सपेंशन कर रही है। उसके लिए कंपनी ने अभी QIP भी इशू किया था। तो QIP में जो है कंपनी अपना एक तो डेट कम करेगी, तो मार्च तक जो उनका डेट है वो जीरो हो जाएगा और साथ में मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए भी जो है QIP यूज़ करेगी। एंड इनका जो एक नेदरलैंड की एक कंपनी है वहाँ पे भी अपना स्टेज जो है 52 से 100% कर दिया है और एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में भी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी।
इनका घाना में भी एक प्लांट है जहाँ पे भी अभी जो है एक्सपेंशन चल रहा है, और अभी इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 3 लाख की है, उसको बढ़ा के 5 लाख तक लेके जाएंगे 2027 तक। और साथ में मार्जिन के लिए कंपनी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको 50% तक लेके जाएंगे। तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें जो रिसाइकलिंग होती है तो वो प्राइमरी मटेरियल्स होते हैं, अनप्रोसेस्ड होते हैं, वहाँ पे मार्जिन कम होता है। पर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे जो उनका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, बिल्कुल रिफाइंड कस्टमाइज्ड होता है। तो जिस भी इंडस्ट्री के लिए है उसके लिए होता है कस्टमाइज, चाहे वो लेड एलॉयस हो, लेड ऑक्साइड या एल्यूमिनियम प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, तो जिस इंडस्ट्री के लिए भेज रहे हैं वहाँ पे उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफाइड होता है, तो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा बचता है। तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो इनका सेगमेंट है उसको इंक्रीज़ करेंगे और 50% तक एटलीस्ट लेके जाएंगे। तो इन दो चीज़ों से जो है कंपनी अपने मार्जिन को स्टेबल रखेगी, और यहाँ पे इनका जो मार्जिन जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है 2028 तक के लिए वो 35% की कह रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है आगे के लिए। अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर्स को अगर देखें तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया, आपको ये देखना चाहिए कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, उसी से जो है उसका स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर या नीचे जाता है। इसके अलावा कंपनी जो इनका लेड बिजनेस है उस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगी। अभी इस क्वार्टर में जो लेड वॉल्यूम है वो 27% ग्रो किया है, और एल्यूमिनियम 92% और प्लास्टिक 33%। और इसके अलावा जो रबर वगैरह का भी है इनका जो बिजनेस है, तो लेड वॉल्यूम में जो डिपेंडेंसी है उसको कम करेगी एंड डाइवर्सिफाई करेगी कंपनी अपने बिजनेस को। और साथ में लिथियम आयन बैटरी जो है उसमें भी कंपनी एंटर करेगी, बट उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरीज का जो रिसाइकलिंग होगा तो वो सब मोस्टली ईवी से आएगा। तो जो है गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आई है जिससे जो ईवी सेक्टर के जो बैटरीज है वो कंपनी जो रिसाइकलिंग कंपनी से वो ज़्यादा कलेक्ट कर पाए। बट अभी ईवी सेक्टर ट्रेंड में आया है, तो इतनी जल्दी अभी लोगों ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय करना शुरू किया है, तो इतनी जल्दी उसके स्क्रैप अवेलेबल नहीं होगी, उसकी अवेलेबिलिटी में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे उसमें भी थोड़ी टाइम लग सकता है। एंड अभी जो अगर आप रिस्क की बात करें तो रिस्क तो एक तो यही है कि डोमेस्टिक बिजनेस जो इनका डोमेस्टिक स्क्रैप है वहाँ से इनको ज़्यादा करना पड़ रहा है, और इम्पोर्ट के पे थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि आप इम्पोर्ट से ज़्यादा डोमेस्टिकली जो स्क्रैप अवेलेबल है उसी को जो है प्रोसेस करके सेल करो। तो यहाँ पे इस वजह से थोड़ा मार्जिन प्रेशर है, उसको ऑफसेट करने के लिए कंपनी जो प्लान्स कर रही है वो हमने अभी डिस्कस किए। और इसके अलावा जो एक दिक्कत है कि एल्यूमिनियम अभी कंपनी हैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के प्राइस थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और कंपनी का जो है टारगेट भी है कि एल्यूमिनियम की जो ग्रोथ है वो 3 से 4 साल के लिए 40% से ग्रो करे। एल्यूमिनियम का जो इनके बिजनेस में परसेंटेज है वो अभी कम है, बट इतने स्पीड से अगर ग्रो करेगा, लेट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा तो उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो कंपनी अभी कर रही है ट्राई जो है एल्यूमिनियम को भी हैच करने का। कंपनी का अगर आप हेजिंग देखें तो जब कंपनी बैक टू बैक ओनली हेजिंग करती थी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते थे उसी दिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है जो इनका मेटल होता था, जो डील फाइनल हो जाती थी उसको उसी दिन हेज करती थी, उसको बैक टू बैक हेज कहते। और तो यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन में फ्लक्चुएशन होते थे, और जब कंपनी ने बैक टू बैक हेजिंग के साथ में कोर इन्वेंट्री भी हेज करना शुरू किया, यानी कि जो ऑपरेशनल बिजनेस चलाने के लिए जो कोर इन्वेंट्री है, जो रिक्वायरमेंट है, जो उसको अगर जब हेज करना स्टार्ट किया, तो ये दोनों चीज़ों को हेज करना स्टार्ट किया है। तो जो इनके बेस इन्वेंट्री है उसको भी हेज किया, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार मिल रहे हैं और फाइनल हो रहे हैं उन्हें भी उसी दिन हेज करना शुरू किया। तब से इनके जो मार्जिन है वो स्टेबल हो गए हैं और लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो ये बिजनेस और आगे जो इनका फ्यूचर उसकी बात हो गई। अब आप मार्केट कैप देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 11,852 करोड़ का मार्केट कैप भी, P41 का है, इंडस्ट्री P29 का है। तो हाईली वैल्यूड है अभी ये स्टॉक, और डेट टू इक्विटी 0.6 है, जिसको ये 0 लेके आएंगे। ROC 27% का है, ROE 33% का है, एंड बुक वैल्यू अभी ज़्यादा है, 12 की बुक वैल्यू है। पीयर्स को अगर आप देखेंगे तो बाकी जो कंपनीज है वो इनकी डायरेक्ट पीयर्स नहीं है। जो इनकी डायरेक्ट पीयर है वो है पॉन्डी ऑक्साइड कंपनी, तो इसका अगर आप पी देखें तो ये काफ़ी कम पी पे चल रही है, 24 पे। तो ये कम पी पे इसलिए चली क्योंकि इनके मैनेजमेंट का जो आय का प्लान है वो थोड़ा जो है यहाँ पे कंपनी ये ग्रोथ भी ग्रो करेगी, बट स्मॉल की कंपनी है और आगे का जो विजन है वो थोड़ा कम है। 15% की वॉल्यूम ग्रोथ है का टारगेट है, और 20% का रेवेन्यू जो है CAGR का टारगेट है। वहीं पे जो ग्रेविटी इंडिया का टारगेट है वो वॉल्यूम ग्रोथ 25% और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 35%। तो अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देखें तो अभी ग्रेविटा इंडिया जो है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकती है पॉइंटी ऑक्साइड से, इसलिए ये अभी ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। क्वार्टर रिजल्ट्स की हमने बात करी, आगे जो है रिजल्ट इंप्रूव हो सकते हैं, रेवेन्यू इंप्रूव होगा। और ईयरली रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो लगातार जो इनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, 25% का एवरेज टारगेट दिया है, जिसमें कि थोड़े फ्लक्चुएशन चल सकते हैं, किसी साल ज़्यादा जो है रेवेन्यू ग्रोथ हो या किसी साल कम हो, बट 25% के एवरेज से कंपनी ग्रो करेगी। 9% का इनका मार्जिन है, एंड जो इनका नेट प्रॉफिट में है वो भी हाईएस्ट है। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, 15% का डिविडेंड पे आउट किया है। एंड
अभी आप बोरिस को अगर देखें तो बोरिस अभी मार्च क्वार्टर में जो है जीरो हो जाएगी, बट कंपनी ने ये भी कहा है कि अभी जीरो हो जाएगी। तो जो 1000 करोड़ का जो QIP इशू किया था उसमें से 245 करोड़ तो डेट रिपेमेंट के लिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होगा, बाकी का मर्जर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जो कंपनी को अपना 3 लाख से 50 लाख का जो अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए काफ़ी जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अभी जीरो होगा डेट, बट अगले साल वापस से ये जो है नया डेट लेंगे अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन और मर्जर एक्विजिशन प्लान्स के लिए। वही ROC की बात करेंगे तो 28% का 2024 का ROC है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अभी कंपनी दे रही है। इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं, टिकट टेप पे देखते हैं तो FIS लगातार अपने स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। एंड पब्लिक होल्डिंग है अभी 15%, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। FIS भी अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। एंड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की भी आगे डिमांड अच्छी रहेगी, तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है मेरे हिसाब से। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है किस और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।